बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students of Iqra Hafaz Boys College, my friends, this is our 20th video lecture of Physics second year online classes phase 2. We have earlier started chapter number 18, the atomic spectra, in the last two video lectures, and we have covered the first topic of introduction and spectrum of hydrogen atom. Plus, we have done 4 examples and problems regarding that topic. Now हमारा जो अगला टॉपिक है और जो कि मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके लिए तकरीबन 2 लेक्चर्स लगेंगे हमें, वो है बोहर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने क्या मॉडल बनाया, उसने क्या डेरिवेशन की, क्या पैरामीटर सेट की और क्या वैल्यूज एक्सप्रेशंस फाइंड आउट की, हमने ये मालूम करनी है। और ये तकरीबन 2 लेक्चर्स में ये डेरिवेशन कवर होगी। अभी आपको मैं ये भी समझा दूँगा कि सवाल किस तरीके से, इस टॉपिक का सवाल किस तरीके से आता है। लेकिन उससे पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये दोनों लेक्चर जो 20 और 21 होंगे, 21st, आपने ये दोनों को तरतीब से देखना है और अपने पास ज़रूर नोट डाउन करना है। ठीक है जी। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सवाल पढ़ लें कि सवाल किस तरीके से पेपर में नॉर्मली आता है। देखिए कितने सारे सालों में कराची बोर्ड के पेपर में, फाइनल पेपर में, सेकेंड ईयर फिजिक्स के फाइनल पेपर में ये सवाल आ चुका है और लॉन्ग में आता है। ठीक है, जो सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अगर समझ आ जाएगी तो और आसानी होगी। तो सवाल आता है, स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने बेसिक पोस्टुलेट्स बताने जो बोहर्स ने दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, 3 पोस्टुलेट्स जो हम करें, अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस मालूम करना है। ठीक है जी, किसका? हाइड्रोजन एटम का। और सिर्फ रेडियस नहीं मालूम करना बल्कि nth ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है। आपको पता है कि जब एक एटम होता है उसके दरमियान में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रदरफोर्ड ने बताया था किस तरह होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट से लेकर इस न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी तो वो बोहर ने बताई थी हाइड्रोजन एटम के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिंपल एटम है, बिल्कुल बेसिक एटम है, पहला एटम है, पहला एलिमेंट है, सॉरी। तो इसलिए बोहर ने हाइड्रोजन को अपना मॉडल बना के ये काम किया था। तो शुरू करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया और 3 पोस्टुलेट्स पेश किए। वो 3 पोस्टुलेट क्या थे? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो आपके पास एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा जी, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे ऑर्बिट्स में तो उनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी, रिलीज होती रहेगी। जब एनर्जी वो रिलीज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो आके न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको मॉडिफाई किया था बोहर ने कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक एक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, मूव करता रहेगा सर्कुलर पाथ में, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ना एनर्जी लेगा ना देगा। अगर एनर्जी लेगा तो वो अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप मार के चले जाएगा, अगर एनर्जी देगा तो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। सेम ऑर्बिट में जब तक मूव करेगा, when moving in the same orbit does not radiate energy। सेकेंड जो पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ऑर्बिट में मूव करेगा। ये ऑर्बिट्स कहाँ होंगे, ये सेंटर से कितना दूर होंगे, उसकी एक क्वांटम थ्योरी पेश की इसने, बोहर ने, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट जो होते हैं, वो उनके लिए ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π, यानी nh/2π होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर आप कहोगे वो होता है जो 1 का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी मैं कहूँ 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है,
ये 1 के इंटीग्रल मल्टीपल है सारे, ठीक है ना। लेकिन 1.5 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, या 3.9 ये नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि ये 1 उसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इनके दरमियान वाले ये वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से जो ऑर्बिट्स होंगे उनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये होता क्या है इसकी हम तफसील में नहीं जा रहे। एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल h/2 होगा ऑर्बिट्स का। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट, ये आपको पता है कि जब आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है आउटर ऑर्बिट की, उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, टू एन इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट यानी करीब न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट पे जिसकी एनर्जी कम होती है, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एक फोटोन को एमिट करता है, रिलीज करता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होती है, EF माइनस EI, इसकी वैल्यू होती है HP। ये तीन पोस्टुलेट थे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सेम ऑर्बिट में तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n मतलब इंटीग्रल, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है एटम का, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है, और ये N1 N2 N3 का मतलब है ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, तो ये एक फोटोन को रिलीज कर रहा है, डेल्टा ई जिसकी एनर्जी होगी इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस, और उसकी वैल्यू HV से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ एक बात और ये सुनने की, ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात थी ना, इसका फार्मूला याद रखिएगा कि मोमेंटम जो हम पढ़ते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जैसे हम कहते हैं P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr। तो L जिसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से, उसकी जगह पे लिख सकता हूँ mvr, ठीक है जी। NH/2 तो L इज इक्वल टू NH/2, तो NVR इज इक्वल टू NH/2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो H/2 है ये H प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं H बनाते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन बना देते हैं डैश, H डैश, ठीक है। H बना के हल्की सी उसको कट कर देते हैं, तो ये कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 2 की कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं कि ये बड़ा कांस्टेंट है तो हम इसको छोटे कांस्टेंट H डैश से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ आपको ये कहीं लिखा नजर आए, इसका मतलब आप समझ जाओ इसकी वैल्यू H/2 है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया H/2 की जगह, तो ये हो जाएगा L की जगह mvr और H/2 की जगह n और ये H डैश, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टलेट हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, ये इस मॉडल से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ एटॉमिक मॉडल, बोहर अज्यूम हाइड्रोजन एज ए मॉडल, बोहर ने हाइड्रोजन को मॉडल के तौर पे कंसिडर किया क्योंकि ये सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट एटम होता है और इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड और रिवॉल्व कर रहा होता है। अब बोहर ने फाइंड आउट क्या किया, तो बोहर ने तीन चीज़ें फाइंड आउट की। पहली चीज़ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरी चीज़ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और तीसरी चीज़ वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेव नंबर यानी इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। हम ये चीज़ आज करेंगे, आज के लेक्चर में रेडियस फाइंड करेंगे और एनर्जी और वेव इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो हमने बहुत पोस्टुलेट तीनों पढ़ लिए, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन में पहली चीज़ फाइंड कर रहे हैं रेडियस, और जो आपका सवाल भी था। अच्छा जी, अब आप गौर करें, कंसीडर करें एक एटम है हाइड्रोजन का, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये मेरी बातें गौर से सुनिएगा, डेरिवेशन आपकी शुरू हो चुकी है, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हमने ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये r है, रेडियस, ठीक है जी।
और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी उसे हमने कह दिया v। अच्छा, अब आपको ये पता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेशन की वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ चार्ज की वजह से, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे वो क्या कहलाएगी? कूलम्ब्स फोर्स। तो प्रोटॉन बीइंग मैसिव, प्रोटॉन का मास होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिवली चार्ज भी होता है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के जरिए जिसको कूलम फोर्स कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता था आपको याद होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा के Q1 और Q2 का मतलब है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो हमने उसकी जगह ई लिख लिया। तो E1 E2 लिखने के बाद ई सेम होता है, तो इसलिए ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इसके पीछे हमने लिख लिया एफ ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी चार्ज की वजह से। इसमें जो आर है ये रेडियस है। अच्छा जी, may not electron fall into the nucleus, Bohr assumed that this attractive force of the proton is balanced by the centrifugal force of electron, which is equal to centripetal force given by g। मैंने आपसे ये कहा था कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, जो भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सेम स्पीड के साथ, उस पर एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसका फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर वो फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर नहीं रहा, कि वो मूव करे जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। तो दो फोर्स हमने लिख ली, एफ एफ ई सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है जी। वी मतलब वेलोसिटी, आर मतलब ये डिस्टेंस आर। अब इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। हमने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटली दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया लेफ्ट साइड पर, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया राइट साइड पर। तो आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, तो बच गया के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर के फॉर्म में हमने ये इक्वेशन निकाल ली। ये एम वहाँ जाके आर के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एम आर। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि रेडियस फाइंड करना है ना इसमें हमने। तो हमने बाकी सब चीज़ें तो पता चल जाती है, के भी पता होता है, कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, मास भी हमें पता है। तो ये वेलोसिटी को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो वेलोसिटी एलिमिनेट करने के लिए हमने पीछे जो बोहर की बात पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम वाली, ठीक है जी, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डैश। तो ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डैश में जो वी है ये यही रहेगा। अगर तो एम आर को वहाँ डिवाइड करा दो, एन एच डैश अपॉन एम आर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे भी वी स्क्वायर था। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन 4 को हम वी स्क्वायर की ये वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी? के ई स्क्वायर अपॉन एम आर, यहाँ वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर की जगह हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ पुट कर दी। फिर ये आर और ये वाला आर स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, एम और यहाँ पर एम स्क्वायर, इधर एम स्क्वायर से ये एक एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया के ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन एम आर। इस आर को यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और के ई स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगी आर की इक्वेशन, एन स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ये आपके पास रेडियस आ गई। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? ये तो रेडियस आ गया हाइड्रोजन एटम का। एन ऑर्बिट के लिए, चूंकि ये एन का मतलब था नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल था तो इसको अलग निकाल दिया, और आपने यहाँ लिख दिया आर एन। तो एन एस ऑर्बिट के रेडियस के लिए एन स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही है, एच एस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन रेडियस फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आसान है। अच्छा, यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। याद होगा आपको, कूलम्स कांस्टेंट है ये। आप इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हो। तो ये जो के की 1/4πε0 लिखोगे तो 4π/4πε0 जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर चले जाएगा।
बाकी सब वैसे ही रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, यदि इस जगह पर। अच्छा, अब एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो h है, ये हमने ऊपर बताया था h अपॉन 2 पाई होता है, याद है, h अपॉन 2 पाई होता था ये। तो हम इसमें h बिलोंग्स कांस्टेंट और अपॉन 2 पाई वो भी कांस्टेंट। m मास हमें पता है कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। k ये है आपको पता है कूलम कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको पता है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हमें पता है। अगर हम इनको सॉल्व करें पुट करके तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये कांस्टेंट वैल्यू 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है जी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें आपने इसको दिखाना है कि भाई किस तरीके से आए सॉल्व करके, ठीक है ना। तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम इस पूरे को लिख सकते हैं एक ऊपर डॉट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप गौर करो इस इक्वेशन में इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये आ जाएगा, बाकी एन स्क्वायर रह जाएगा और ये आर एन रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एन को अगर मैं 1 रखूँ इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्बिट, एन को मैं 2 रखूँ इसका मतलब हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट, एन को मैं 3 रखूँ इसका मतलब हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब मैं हर ऑर्बिट के लिए रेडियस मालूम कर सकता हूँ। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है एन इज इक्वल टू 1, तो एन की जगह 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 0.53 आंसर आ जाएगा। फिर अगर मैंने सेकेंड के लिए निकालना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो एन की जगह 2 रखा, यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, तो ये 4r1 आ जाएगा। ये कैसे आया तो आप गौर से देखो, ये r1 तो वही है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो n की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस पूरे 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह पर r1 आ जाएगा। r3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आ जाएगा r1। तो ठीक है, r4 की जगह क्या हो जाएगा 16r1 यानी उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर और r1। r5 की जगह क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और r1। r6 का क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 और r1। r10 का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 और r1। ठीक है, तो आप जितना चाहे निकाल सकते हैं लेकिन आप सिर्फ 3 रेडियस शो कर देंगे r1 r2 और r3। तो आप आखिर में ये लाइन लिख देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज rn इज इक्वल टू n स्क्वायर r1। समझ आ रही है बात। ये आपके पास फाइनल डेरिवेशन का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर कभी कभी एक सवाल में ये भी चीज़ आ जाती है, वो आपसे पूछते हैं भाई आप ये बताओ शो दैट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस उसका रेशियो निकालो सेकंड ऑर्बिट के साथ, तो ये आंसर आना चाहिए। तो आपको पता है कि जब हम सेकंड ऑर्बिट का r2 निकालेंगे तो वो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r1। थ्री थर्ड ऑर्बिट का निकालेंगे तो वो जाएगा r3 को 3 का स्क्वायर 9r1, हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है ना, ये रहा r2 इज इक्वल टू 4r1, r3 इज इक्वल टू 9r1। तो अगर हम इनको डिवाइड करा दें रेशियो निकालें तो r3 अपॉन r2 इज इक्वल टू 9r1 अपॉन 4r1, r1 से r1 कैंसिल, 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.25। ये आंसर आ गया। अक्सर बच्चे यहाँ पे आके घबरा जाते हैं, तो आपने पहली बात तो घबराना नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको कर सकेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, उम्मीद है आपको। तो हमने आज के लेक्चर में बोहर्स के पोस्टुलेट 3 पढ़ लिए, उसके बाद हमने उसकी पहली डेरिवेशन जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में थी nth ऑर्बिट के, हमने वो फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट अगर आपको मुश्किल लगे आप पूछ सकते हैं। ये अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम।